हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया तैयारी चल रही होगी, बहुत जोरों से शोरों से और जोश के साथ चल रही होगी। बाकी मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया हूं सोल्यूशन यूपी पीसीएल 2019 पूरे के पूरे शिफ्ट के, मतलब चारों शिफ्ट के पेपर टॉपिक वाइज मैंने आप लोगों के लिए इकट्ठे किए हुए हैं। और आज टॉपिक वाइज हम सोल्यूशन करेंगे। किसका? बेसिक इलेक्ट्रिकल का सोल्यूशन करेंगे। सारे पेपरों का, चारों जो पेपर हुए हैं सबका सोल्यूशन करेंगे। मतलब सबके बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन इकट्ठे लेके मैं आप लोगों के लिए आया हूं, बहुत ही सुलझे हुए तरीके से आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो इस लेक्चर में आप लोग क्या करेंगे देख लीजिए। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल के 27 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें ओम्स लॉ, चार्ज, करंट और वोल्टेज को लेके क्वेश्चन रहेंगे। फिर हम लोग करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तुल्यकालिक प्रतिरोध के क्वेश्चंस करेंगे। 6 क्वेश्चन उसके रहेंगे। तापमान गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट, उसके 5 क्वेश्चन हैं। फिर बात करेंगे कलर कोडिंग के 6 क्वेश्चन हैं। केवीएल, केसीएल, करंट डिवीजन, वोल्टेज डिवीजन से 3 क्वेश्चन हैं। और वर्क पावर, एनर्जी, हीट एनर्जी से 11 क्वेश्चन हैं। तो कुल मिला के 58 क्वेश्चन ये हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं स्टूडेंट्स? 58 क्वेश्चन ये हो जाते हैं टोटल की टोटल। और बेसिक इलेक्ट्रिकल के हैं चारों शिफ्ट के। याद रखिए चारों शिफ्ट के पेपर हैं। इसका मतलब ये है कि आप अगर एक एक लेक्चर देखते हुए चलोगे तो आपका पूरा इस तरीके से कवर हो जाएगा। क्या? पूरा का पूरा पेपर कवर हो जाएगा। तो जिस जिस बच्चों ने टॉपिक वाइज अपने आप को क्लियर करना चाहते हैं, देखिए इसमें मेरे 2 फायदे होते हैं। और 2 फायदे आप लोगों के क्या रहेंगे, देखिए मेरे क्या मतलब आप लोगों के 2 फायदे रहेंगे। और वो फायदे क्या रहते हैं वो ध्यान से समझिए। एक तो आपका पूरा पेपर सॉल्व होगा, साथ में टॉपिक वाइज होगा। तो जिस बच्चे को जिस टॉपिक में दिक्कत आ रही होगी वो ये चीज समझ सकता है कि कहां उसे प्रॉब्लम आ रही है। क्लियर है इतना पॉइंट? दूसरी चीज, एक और बात आप जान लीजिए कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मोबाइल ऐप पर भी आप हो सकता है ये देख रहे हो, दोनों का ही स्वागत है, बहुत स्वागत है। थैंक्स फॉर द एप्रिसिएशन आप लोग करते हैं, आप लोग को कंटेंट पसंद आता है। थैंक यू वेरी मच। और बस आप लोगों से यही मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग शेयर और सब्सक्राइब इसी तरीके से जारी रखेंगे और इसी तरीके से हम लोगों का हौसला बढ़ाए रखेंगे। क्लियर है इतना पॉइंट? तो चलिए हम लोग चलते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल के सोल्यूशन पे, ज्यादा देर ना करते हुए। तो कुल मिला के आज जो 58 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करने हैं, चलिए तो देखिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। बात करते हैं, आप लोग अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, मैं बात कर देता हूं पहले क्वेश्चन की। तो देखिए किसी इलेक्ट्रॉन पर प्रवाह होता है। तो देखिए वो आवेश पूछ रहा है, किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश। यार ये तो गली का बच्चा भी जानता है यार। -1.6 इंटू 10 की पावर -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। भाई ये तो गली का भी बच्चा जानता है यार। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। तो इस पे हम लोग ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। क्लियर है? प्रोटॉन का चार्ज भी क्या होता है? प्लस ही होता है। ठीक है, तो याद रखिए कि आप लोग ये जो वीडियो देखेंगे इसमें मैं आपको जो साथ में सोल्यूशन तो बताऊंगा, साथ में उस सोल्यूशन से जुड़ा और भी कई क्वेश्चंस आ सकते हैं जो पेपर में, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। याद रखिए, तो पूरा वीडियो आप लोग देखना। आपके ये 58 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, साथ में जो इससे जुड़ के वो और पूछ सकता है। कई लिंक कर देता हूं ना मैं, लिंक करके आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो सारे सॉल्यूशंस के साथ में। ठीक है, A1 कंटेंट आप लोगों को मिलेगा इस चैनल पे। A1 कंटेंट आप लोगों को मिलेगा। इस पूरे ग्रुप का टारगेट यही है कि अच्छी से अच्छी कंटेंट जो है आप लोगों तक, बच्चों तक प्रोवाइड कराई जाए। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देखिए। इलेक्ट्रॉन पर प्रवाह को डैश कहा जाता है। देखिए मतलब इलेक्ट्रॉन पर प्रवाह को डैश कहा जाता है। देखिए ऑप्शन आप लोग 4 देख रहे होंगे। अच्छा, पिछले क्वेश्चन का मैं आंसर बता देता हूं। पहले का ए आंसर था, पिछले वाले का मैं आंसर बताना भूल गया था। ठीक है, पहले का ए आंसर था। और इसका देखिए बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन पर प्रवाह को डैश कहते हैं। भाई यार सबको पता है ये बात। इलेक्ट्रॉन जब प्रवाह करता है तो क्या होता है? करंट बनता है, धारा बनती है। तो कौन सा आंसर हुआ? बी, बॉम्बे आंसर हो गया। बॉम्बे इज द राइट आंसर। ठीक है, तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करें। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है इसलिए ज्यादा टाइम नहीं ले रहे इसमें। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसी श्रृंखला परिपथ में कुल प्रतिरोध की गणना, किसी श्रृंखला परिपथ में कुल प्रतिरोध की गणना सूत्र का उपयोग करते हुए की जाती है। आहा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार। इससे बड़े आसान क्वेश्चन आए थे यार, है ना। किसी श्रृंखला परिपथ में, देखिए सीरीज में बोल रहा है, सीरीज में वो बोल रहा है और कह रहा है कुल परिपथ की गणना डैश सूत्र से करी जाती है। तो सीरीज की तो यार सब लोग जानते हैं, R1 + R2 + R3 ... डॉट। तो देखिए कौन सा आंसर बना? अरे यार पहला ही ऑप्शन बन गया, पहला ही ऑप्शन बन गया यार। ठीक है,
ए इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आप लोग अपने आंखों के सामने देख रहे होंगे स्क्रीन पे। यार ये तो गली का भी बच्चा बता देगा। एम्पियर क्या है? यूनिट किसकी? करंट की है भाई। कौन सा ऑप्शन है? सी नहीं, ए ऑप्शन है, ठीक है ना, ए ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। ये तो गली के भी बच्चे बता देंगे भैया। विच ऑफ द बिलो इज एन इंसुलेटर? अरे यार इनमें से कुछ चालक कौन है? ये क्वेश्चन आए हैं यार, ये कोई क्वेश्चन है? फाइबर, जाहिर सी बात है, कॉपर, ब्रास, गोल्ड, ये सब कौन है? चालक हैं। ब्रास को क्या कहते हैं? बताइए, ऑप्शन बताइए, क्या कहते हैं ब्रास को हिंदी में? लिख के बताइएगा आप लोग। तो क्या हो गया? फाइबर इज द इंसुलेटर। देखिए फाइबर इंसुलेटर है, ये इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं कराता, बाकी तीनों इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह कराते हैं। यहां ये बात नहीं हो रही कि कौन कितना अच्छा कराता है, बट प्रवाह कराते हैं, याद रखिए। क्लियर है इतना पॉइंट? एक चीज मैं यहां पर जोड़ता हुआ जरूर चलता हूं, मैंने इसीलिए आप लोगों को बोला। देखिए गोल्ड में, देखिए मैं इस 5वें क्वेश्चन से जुड़ा हुआ एक बात बोल रहा हूं। गोल्ड के साथ दो पंगे फंसते हैं, याद रखना। एक गोल्ड अगर इम्प्योर है और एक गोल्ड अगर प्योर है। याद रखिएगा, इम्प्योर गोल्ड इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर, जो इम्प्योर है मतलब जिसमें अशुद्धियां मिली होती हैं गोल्ड, वो एक अच्छा चालक होता है प्योर गोल्ड के कंपैरिजन में। प्योर गोल्ड जो होता है वो अच्छा चालक नहीं होता है, ठीक है, वो बैड कंडक्टर होता है। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। अब आप सोचेंगे सर ऐसा क्यों? देखिए जो प्योर गोल्ड होता है उसमें करंट को प्रवाह कराने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स थोड़े उतने नहीं होते जितने इम्प्योर में होते हैं, याद रखिएगा। और सेम चीज़ वाटर के साथ में भी आती है। अगर पानी को लेके भी क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा, पानी में तो स्ट्रिक्टली ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इम्प्योर, और प्योर कंडक्टर तो प्योर पानी, प्योर वाटर तो कंडक्टर होता ही नहीं है। आप प्योर पानी कौन सा होता है? डिस्टिल वाटर, जो बैटरी में डालते हैं, वो कहाँ कंडक्टर होता है? अगर वो कंडक्टर होता तो बैटरी शॉर्ट कर जाती, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन डी इज द राइट आंसर कि फाइबर क्या है? इंसुलेटर है। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे अपनी। देखिए 6वां क्वेश्चन आप लोग देखें। 6वां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके। किसी विद्युत परिपथ में 50 ओम वाला प्रतिरोध 200 वोल्ट आपूर्ति से संबंधित है। 200 वोल्ट आपूर्ति से संबंधित है उस परिपथ में। देखिए मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे पढ़िए, ठीक है। उस परिपथ से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का गणना करें। अब देखिए किसी परिपथ में 50 ओम का जो है रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इन्होंने बोला करके, ठीक है, और 200 वोल्ट की आपूर्ति। देखिए 200 वोल्ट की आपूर्ति, क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग अपनी स्क्रीन पे, ठीक है। 200 वोल्ट की आपूर्ति से संबंधित है। तो करंट क्या है यार? ये भी गली का बच्चा बता सकता है, ये भी गली का बच्चा बता सकता है। आंसर क्या बैठेगा? अरे यार सिंपल ओम्स लॉ लगाओ, V बाय R। तो V कितना है? 200, और R कितना है? 50। बहुत बढ़िया भैया, कितना हो गया? ये भी मैं बताऊंगा, 4 एम्पियर। इसका मतलब B इज द राइट आंसर, ठीक है। तो जिन लोगों को ये क्वेश्चन पेपर भी चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप से जाके ले सकते हैं। क्लियर है इतना पॉइंट? चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी बैटरी को 40 प्रतिरोध से जोड़ा जाता है यदि करंट पैदा किया जाना चाहिए। अच्छा मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा, सॉरी ऑप्शन नहीं लिखा मैंने आप लोगों के लिए। यहाँ पे 6th का बी है, ठीक है, बॉम्बे इज द राइट आंसर 6th का। बात करते हैं 7th की। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी बैटरी को 40 ओम प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। अब देखिए मान लीजिए ये 40 ओम प्रतिरोध है, ठीक है, और इसको बैटरी से जोड़ा जाता है। कितने भाई? अब नहीं मालूम भाई, बैटरी ही नहीं मालूम कितने का जोड़ा, यही तो पूछा है उसने। और 1 एम्पियर करंट पैदा होता है, 1 एम्पियर करंट पैदा होता है, ठीक है। क्लियर है इतना पॉइंट? अब 1 एम्पियर करंट पैदा होता है तो बैटरी का वोल्टेज क्या होना चाहिए? अब ये वोल्टेज क्या होना चाहिए? ओम्स लॉ गली का बच्चा भी बता देगा, V इक्वल्स टू IR। करंट कितना वो बोल रहा है? 1, और रेजिस्टेंस कितना है? 40। तो 40 वोल्ट इज द राइट आंसर। इसका मतलब बैटरी कितनी रही होगी? 40 वोल्ट की रही होगी, तभी तो 1 एम्पियर करंट और 40 ओम रेजिस्टेंस पे बना रही है वो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। ओम्स लॉ का नियम बता। अरे यार ओम्स लॉ का नियम तो ये तो दुनिया जानती है यार, ये तो डी ऑप्शन हो गया बिल्कुल, ये तो करना ही नहीं है यार इसको तो। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए। 9th नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन है। सजावटी श्रृंखला प्रकाश व्यवस्था के लिए 240 वोल्ट की सप्लाई के लिए। देखिए आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है, इसीलिए जो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है उसमें मैं ज़्यादा समय लगा ही नहीं रहा हूँ, उसमें क्या मैं एक्स्ट्रा बताऊँ, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है? सजावटी श्रृंखला प्रकाश व्यवस्था के लिए 240 वोल्ट की सप्लाई के लिए 4 वोल्ट के कितने बल्ब लगेंगे? मान लीजिए वो ये कह रहा है कि यहाँ पे बल्ब लगने हैं, ठीक है, ये बल्ब लगने हैं, बल्ब, ये इतने कितने बल्ब लगा सकते हैं पर सप्लाई कितनी दे रहे हैं? 240 वोल्ट। अब आप बड़े ही ध्यान से समझना,
ये मान लो एक बल्ब है, 2 बल्ब है, 3 बल्ब है, मतलब बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब 3 है, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस हैं, आप लोग देख सकते हैं, मैं भी मोबाइल ऐप से देख रहा हूँ, आप भी मोबाइल ऐप में इकट्ठे सब टॉपिक वाइज डले हुए हैं। याद रखिए, बहुत मेहनत करती है टीम, तब जाके ये चीज़ें बनती हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग देख रहे हो, आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए आप जरूर शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए 9th बताइएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा अगर उन्हें पसंद आता हो, आपको पसंद आता हो, ठीक है। तो ऐसे कई बल्ब लग सकते हैं, n नंबर तक बल्ब लग सकते हैं, ठीक है, n नंबर तक बल्ब लग सकते हैं, n नंबर तक। पर अब आप सबको मालूम है कि सीरीज में वोल्टेज का डिवीजन होता है, सीरीज में वोल्टेज का डिवीजन होता है, ठीक है, सीरीज में वोल्टेज का डिवीजन होता है। अब वो बोल रहा है एक बल्ब 4 वॉट लेता है, एक बल्ब 4 वोल्ट 4 वोल्ट लेता है, तो ये कितने बल्ब लग जाएंगे? बड़ा सिंपल है, 240 वोल्ट टोटल दे रहे हो और एक 4 वोल्ट लेता है, तो कितने हो गए? सिंपल है भाई, 60 इज द राइट आंसर, मतलब बॉम्बे इज द राइट आंसर। मैं आप लोगों के लिए आंसर लिख देता हूं, बॉम्बे इज द राइट आंसर। देखिए ये सिंपल सा, पता कैसा क्वेश्चन है, मेरी बात समझिएगा। 4 रुपए का एक केला है और 240 रुपए लेके निकले हो घर से, हाँ 4 रुपए का एक केला है, 240 रुपए लेके निकले हो घर से, तो कितने केले खरीद पाओगे? 60 केले। सेम ऐसी 240 वोल्ट की बैटरी लगाई है और एक बल्ब 4 वोल्ट ले रहा है, तो भाई 60 बल्ब लगेंगे ना, 60 बल्ब से ऊपर तो लग नहीं सकते। क्या तुम 60 केले से ऊपर खरीद सकते हो 240 रुपए में? अगर 4 रुपए का एक केला नहीं खरीद सकते भाई, समझे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक सेकंड कुछ, चलिए हाँ, तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। देखिए, यदि 5 ओम के 3 प्रतिरोधकों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है, अरे भाई वाह, 5 ओम के 3 को श्रृंखला में जोड़ा जाता है, मतलब सीरीज में जोड़ा जाता है। फिर से यार बड़ा आसान सवाल, अभी हम लोगों ने यहाँ पे इन्होंने पूछा था सीरीज में क्या होता है, बहुत आसान है भाई, इसको इतना टाइम नहीं लगाना। तो क्या है, तो कुल प्रतिरोध कितना बन जाएगा, टोटल प्रतिरोध कितना बन जाएगा भाई? 15 ओम। ये तो गली के भी बच्चे बता देंगे यार, ये सब गली के बच्चे बता देंगे, इनसे मेरिट नहीं बनेगी, याद रखना। इन क्वेश्चनों से आप अगर, जो बच्चे मैं बता दूं आप लोगों को, ये क्वेश्चन से कोई मेरिट से बाहर नहीं होगा, ये तो सब करके आएंगे, ठीक है। आगे जब हम और सब्जेक्ट्स देखेंगे, देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल के अभी तक तो आसान मिल रहे हैं, आगे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, तांबे कॉपर की परमाणु संख्या भाई 29 नंबर, बहुत बढ़िया। कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 29 नंबर है, ठीक है। चलिए बी इज द राइट आंसर, बॉम्बे इज द राइट आंसर, बॉम्बे इज द राइट आंसर 11 का। चलिए बात करते हैं यार, ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज किसके बराबर होता है? फिर से यार इतना आसान, एक सेकंड, ये चीज अभी हम लोगों ने करी तो नहीं है कहीं? नहीं भैया देख लो, हाँ मैं बिल्कुल ये चीज आपको बता दूं, ये हर शिफ्ट में अलग अलग है, प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा, हर शिफ्ट में अलग है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप कुछ लोग सोच रहे हो सकते हैं कि क्या ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, नहीं 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 नहीं, देखिए इसमें सारे शिफ्ट के पेपर के क्वेश्चन है, मतलब सारे शिफ्टों के क्वेश्चन है, तो याद रखिए ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है कि ओम नियम के अनुसार वोल्टेज किसके बराबर है। अरे भाई ये तो कोई भी बता देगा यार। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर हाउस होल्ड अप्लायंस हीटिंग एलिमेंट। इंग्लिश में क्वेश्चन है, क्योंकि अवेलेबल इंग्लिश में था, मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूं, देखिए ध्यान से देख लीजिए, हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूं, सुन लीजिए प्लीज। निम्न में से कौन सा मटीरियल हाउस होल्ड अप्लायंस में, मतलब घरेलू उपकरणों में हीटिंग के लिए यूज होता है, हीटिंग एलिमेंट के लिए यूज होता है। मतलब कहने का जो एलिमेंट बनते हैं, जो तापीय एलिमेंट बनते हैं, जो हीट करते हैं, वो सब लोग जानते हैं कि आयरन के अंदर, प्रेस के अंदर, मतलब जो प्रेस होती है कपड़े प्रेस करने वाली, उसमें हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम का बनता है। तो याद रखिए वो घरेलू उपकरण है कि नहीं है। तो एक आपसे ये भी पूछ सकता है इस पेपर में कि किस चीज में नाइक्रोम का हीटिंग एलिमेंट यूज होता है? प्रेस में, आयरन प्रेस में जो होती है कपड़े इस्त्री करने वाली, ठीक है। और किस चीज का बनता है हीटिंग एलिमेंट? नाइक्रोम का बनता है। तो ये सवाल पूछा गया है और इसका ऑप्शन है ए, ठीक है, इतना पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, 14 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैं इकट्ठा ऐसे मिटा दूंगा अभी। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, परिपथ सर्किट में इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले दाव को डैश कहा जाता है। यार एक चीज देखिए, सब लोग जानते हैं कि जब भी बैटरी लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या है, दबाव में खींचे चले आते हैं प्लस की साइड में,
आप लोग देखे होंगे मेरे बेसिक वाले सारे लेक्चर, देखना क्रैश कोर्स वगैरह भी मैंने उसमें भी बताया है, और फुल डिटेल में तो खैर बताते हैं हम लोग। तो वोल्टेज यहाँ पर है और यहाँ पर कहीं इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ कहीं इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन माइनस होते हैं और वोल्टेज की बैटरी प्लस है, तो ये सब खींचे चले आते हैं, आए हाय तेरी ओर तेरी ओर। तो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन खींचे चले आते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों पे दबाव कौन बना रहा है, वोल्टेज बना रहा है, याद रखिए वोल्टेज दबाव बना रहा है। क्लियर है? तो ये उसने सवाल ही यही पूछा है कि परिपथ सर्किट में इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले दाव को क्या कहा जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को धकेलने के वाले जो दबाव है उसको क्या कहा जाता है। तो भाई वो तो वोल्टेज ही हुआ, ठीक है, उसको तो वोल्टेज ही कहा जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को जो धकेलना है वो दबाव कौन दे रहा है, वोल्टेज है कि नहीं। वैसे भी देखिए वोल्टेज को ईएमएफ भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, लगा रहा है, दबाव लगा रहा है वो इलेक्ट्रॉनों पे, ठीक है। तो क्या आंसर हुआ इसका, बॉम्बे इज द राइट आंसर, 14 का बॉम्बे इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन बिजली की गति पूछ रहा है, ठीक है, बिजली की गति पूछ रहा है, आप लोग देख ही सकते हैं। तो देखिए सब जानते हैं बिजली की गति कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ओम के नियम के अनुसार परिपथ धारा डैश के व्युत्क्रमानुपाती होती है, परिपथ धारा डैश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब देखिए बड़े ध्यान से, 16 नंबर क्वेश्चन है ये, मैं इसको मिटा देता हूं नहीं तो बहुत होश पौश हो जाएगी। प्लीज आप लोग लिख लीजिए इसको, जब तक आंसर देख लीजिए एक बार प्लीज। चलिए स्टूडेंट 16 नंबर क्वेश्चन से हम लोगों को देखना था। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं ओम के नियम के अनुसार परिपथ धारा के डैश व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब ओम नियम के अनुसार जो धारा होती है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो करंट आप देख लीजिए V/R होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती किसके हुआ, करंट किसके व्युत्क्रमानुपाती हुआ, रेजिस्टेंस के हुआ। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर 16 का। 17 की अगर मैं बात करूं, चलिए 17 की मैं अगर बात करता हूं, 17 आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे अपने। 17 की अगर मैं बात करूं, देखिए 17 की क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन देखिए, 50 वोल्ट डीसी डिस्च धारा स्रोत से एक 10 ओम प्रतिरोध जोड़ा है, प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा, अरे है एक बात बताओ कितने गंदे गंदे क्वेश्चन है ये। तो ये देखिए तो कोई भी कर लेगा, 10 ओम और क्या है 50 वोल्ट, इतने आसान क्वेश्चन है यार, ये तो मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं हुए। 50 वोल्ट लगाइए डीसी बैटरी और 10 ओम क्या है रेजिस्टेंस लगाए, तो करंट कितना हुआ यार, तो कोई भी बता दे। ओम्स लॉ सीधा 50/10 5 एम्पियर, ठीक है, ओम्स लॉ लगाया है, ठीक है। आंसर कितना, मतलब ए ऑप्शन हुआ, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग अपने स्क्रीन पे। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब विद्युत धारा धात्विक कंडक्टर से होकर गुजरती है, जब विद्युत धारा धात्विक कंडक्टर से होकर गुजरती है तो तापमान किस कारण बढ़ जाता है। मतलब क्वेश्चन क्या है, जब धारा या करंट किसी कंडक्टर से होकर गुजरती है, किसी कंडक्टर से होकर गुजरती है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कंडक्टरों के, मतलब किसी कंडक्टर से होकर गुजरती है, तो तापमान क्यों बढ़ जाता है, टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, टेम्परेचर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस की वजह से बढ़ता है, ठीक है। टेम्परेचर कहीं ना कहीं किसी चालक में, मैंने हमेशा बताया, मैं मान लीजिए कि कोई तार है, ठीक है, इस तार को मैं क्या कर रहा हूँ, जूम करके पढ़ रहा हूँ, इस तार को मैं जूम करके पढ़ रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है, मैं इस तार को जूम करके पढ़ रहा हूँ। मान लीजिए ये तार को मैंने एकदम जूम करके एकदम खोल के देख लिया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे, एटम होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, एटम होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, एटम होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, एटम होंगे, ये बात मानेंगे आप, ठीक है। और जब यहाँ पर कोई भी आप बैटरी लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, दौड़ते हुए जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से दौड़ते हुए जाएंगे तो टकराएंगे किससे, एटम से, टकराएंगे एटम से, टकराएंगे किससे, एटम से। तो इलेक्ट्रॉन और एटम में क्या होगा, टकराव होगा, इलेक्ट्रॉन और एटम में क्या होगा, टकराव होगा, इलेक्ट्रॉन और एटम में क्या होगा, टकराव होगा। उसकी वजह से रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है, और वही रेजिस्टेंस की वजह से तापमान बढ़ता है, क्योंकि I2R लॉसेज होते हैं। तो टकराव किसके बीच है, कोलिजन किसके बीच में है, इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच में। याद रखिए इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच में कोलिजन होता है। तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। 19 क्वेश्चन नंबर देखिए, चलिए स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं 19 नंबर क्वेश्चन ना 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, जब विद्युत धारा धात्विक कंडक्टर से होकर गुजरती है तो एक सेकंड ओके सॉरी,
चलिए देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी सी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है, विद्युत हीटर के लिए प्रयुक्त पदार्थ, मतलब जो विद्युत हीटर है उसके लिए प्रयुक्त पदार्थ क्या है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था नाइक्रोम यूज होता है गर्म करने के लिए, ठीक है। तो जो एलिमेंट हम यूज करते हैं गर्म करने के लिए वो कौन सा होता है, नाइक्रोम यूज करते हैं, ठीक है। तो विद्युत हीटर के अंदर भी हम लोग यूज करते हैं, जो विद्युत हीटर नहीं होते जो सर्दी में गर्मी का एहसास दिला देते हैं, हाँ वही वाले। तो वो जो विद्युत हीटर होते हैं वो जो एलिमेंट उसमें लगा रहता है वो नाइक्रोम का बनता है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए तो नाइक्रोम, अच्छा ऑप्शन कौन सा हुआ ये नाइक्रोम का, ये ऑप्शन बन गया सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओहो 20 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है। निम्न में से किसमें ऋणात्मक तापमान गुणांक नहीं होता। देखो यार ये नहीं होता जो है ना, जो ये जो नहीं होता दे देते हैं ना, यहाँ खेल जाते हैं, ये खेल जाते हैं यहीं पे पेपर वाले, जब ये नहीं दे देते हैं। याद रखिए बच्चों को आती हैं चीज़ें पर वो गलत कर देते हैं। देखिए याद रखिए कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ठीक है, अर्धचालक, ठीक है, सेमीकंडक्टर लिखा हुआ है, याद रखिए। इन ये 3 तरीके की मटेरियल मैंने आप लोगों को बताया, और इलेक्ट्रिकल में 3 तरीके के मटेरियल होते हैं, ठीक है। तापमान गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट की मैं बात करूं, तापमान गुणांक की बात करूं, टेम्परेचर कोफिशिएंट की मैं बात करूं, तो इसका पॉजिटिव होता है, इसका नेगेटिव होता है और इसका भी नेगेटिव होता है। तात्पर्य क्या है भाई, तात्पर्य क्या है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे इसका रेजिस्टेंस घटेगा, और टेम्परेचर बढ़ाने पे इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। क्लियर है, मतलब तापमान अगर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ाएंगे तो कंडक्टर में रेजिस्टेंस गिर जाएगा, तापमान बढ़ाएंगे तो अर्धचालक में रेजिस्टेंस गिर जाएगा। अब वो बोल रहा है कि निम्न में से किसमें ऋणात्मक तापमान गुणांक नहीं होता, नहीं होता। तो देखिए रबर अपने आप में क्या है, एक इंसुलेटर है, रबर यहाँ पर एक इंसुलेटर है, ठीक है। तो इसका ऋणात्मक तापमान गुणांक नहीं है, नहीं है भाई, इसका तो है। आब्रक इंसुलेटर है, आब्रक माने एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस कहते हैं, ठीक है। कागज अपने आप में इंसुलेटर है, पेपर इंसुलेटर है, ठीक है। एल्यूमिनियम की बात करें तो वो तो कंडक्टर हो गया, इसका मतलब इसका तापमान गुणांक ऋणात्मक नहीं होता। डी इज द राइट आंसर, डेली इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंखला से जुड़े 10 शुष्क सेल, ड्राई सेल, श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, मतलब श्रृंखला माने सीरीज में जुड़े हैं ड्राई सेल, ठीक है। 10 ड्राई सेल जुड़े हैं, 15 वोल्ट का उत्पादन कर रहे हैं, मतलब 15 वोल्ट पैदा कर रहे हैं, मतलब कुल मिला के 10 लगे हैं, और 10 से पूरा जो लास्ट में निचोड़ निकल रहा है वो 15 वोल्ट का निकल पा रहा है भैया। मतलब वो ये कह रहा है 10 बैटरी लगी हुई हैं ऐसी, V1 V2 और ऐसे Vn मतलब V10 तक लगी हैं, ठीक है, 10 बैटरी लगी हैं, पर जो लास्ट में रिजल्ट दे रहा है वो 15 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। यदि वे समांतर में जुड़े तो इस संयोजन से क्या होगा। अब उसने क्या कहा है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर यही V1 यही V2 समांतर में जुड़े 10, तो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा भाई, वो ये पूछ रहा है। लास्ट में जो ये रिजल्ट देगा समांतर पे वो क्या देगा। सबसे पहले हम लोगों को एक बात तो पता चल गई है कि यहाँ पर जो इतने भी वोल्टेज लगेंगे V1 V2 V3 या V10, इन सब का वोल्टेज समान होना चाहिए, तभी पैरेलल में जोड़ेंगे। अगर ये समान नहीं होते हैं तो याद रखिए ये कनेक्शन रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट को जन्म देता है, इसीलिए कनेक्शन रॉन्ग माना जाता है। इन सबकी क्या होनी चाहिए, सबकी वोल्टेज पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। ये एक छोटी सी जो बात है ना, वो ट्रांसफार्मर को पैरेलल तक में यूज हो जाता है, याद रखिए ट्रांसफार्मर को पैरेलल में करने तक में यूज हो जाती है ये बातें। चलिए तो मैं कुल मिला के क्या कह रहा था कि V1 V2 V3 मतलब ऐसे अगर 10 बैटरियों को सामने लगा दे पैरेलल में, तो एक बात तो तय है कि इस बैटरी का सबका मान एक ही आने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज समान रहते हैं, और जो भी आंसर आएगा वही आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 15 वोल्ट की बैटरी है, मतलब ये सबको मिला के 15 वोल्ट है, ठीक है। तो उसने क्या बोला है, श्रृंखला में जुड़े 10 शुष्क सेल लगे हैं, ठीक है। तो हम मान के चलेंगे कि सबका मान एक ही है, V1 V2 V3 V10 सब एक ही हैं, ठीक है। ऐसी 10 बैटरियां हैं, तो जाहिर सी बात है जब 15 वोल्ट पूरा दे रही है तो 10 में कितना होगा 1.5 वोल्ट, तो हर एक बैटरी कितने की होगी 1.5 वोल्ट की होगी। तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, पैरेलल में जब लगाएंगे सब 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट आ जाएगा, याद रखिए ये चीज़, ठीक है। तो पैरेलल में लगाने पर इनका क्या जवाब आएगा 1.5 वोल्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं खुद सोचो जब ये 1.5 वोल्ट जोड़ के 10 बार जोड़ोगे तो 15 वोल्ट ही रिजल्ट आंसर आएगा, ठीक है, इतना पॉइंट। तो 1.5 वोल्ट इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन है, मैं मिटा देता हूं इसको यहां से।
22 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क होने पर, आहा बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए बड़ा ही ध्यान से सुनिए, इसमें कई बार कई बुकों में अलग अलग दिया रहता है, ठीक है। मैं आप लोगों को एक एई के पेपर का भी क्वेश्चन बताऊंगा और आपको टीजी2 के पेपर का जो तो आ रहा है क्वेश्चन वो तो आप सामने देख ही रहे हैं। क्लियर है इतना पॉइंट। देखिए बुकों में क्या दिया रहता है कि ड्राई कंडीशन मतलब ह्यूमन के लिए, ह्यूमन रेजिस्टेंस के लिए, ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, जो शरीर होता है इंसान का ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंस की मैं अगर बात करूं तो क्या है, ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंस क्या है, ड्राई कंडीशन में 50 किलो ओम तक रेजिस्टेंस होता है ड्राई कंडीशन में, याद रखिए। क्वेश्चन अब आप लोग देखिए उसने किसका पूछा है, मानव शरीर का शुष्क होने पर ड्राई कंडीशन में पूछा है, ठीक है। पर मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बता देता हूं, वेट कंडीशन में ये एक ओम हो जाता है, सॉरी 1000 ओम हो जाता है या फिर 1 किलो ओम कह देते हैं, ठीक है, 1 किलो ओम हो जाता है जब गीली कंडीशन हो। ये बहुत ज़्यादा समझना आपको ज़रूरी है कि ये पूछा किस में है, क्या ये वेट कंडीशन में पूछा है या ड्राई में पूछा है। तो देखिए इसने क्वेश्चन में यहाँ देख सकते हैं मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क होने पे, तो इसका मतलब एक बात होता है कि 50 किलो ओम होगा या 50 किलो ओम से ऊपर होगा। तो देखिए बॉम्बे ही आंसर बन रहा है, 70,000 से 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम, इसका मतलब कहाँ आंसर बन रहा है, बॉम्बे इज द राइट आंसर। और ऐसा होता भी है, मैं इस चीज़ को आप लोगों को यहाँ अपनी तरफ से ज्वाइंट करा देता हूँ, ये 1 मेगा ओम तक भी जाता है, याद रखिए 50 किलो ओम से 1 मेगा ओम तक जाता है। ये चीज़ पूछी थी CIL के पेपर में, कोल इंडिया लिमिटेड के पेपर में, CIL का मैनेजमेंट ट्रेनी का पेपर था, याद रखिए। देखिए AE से लेके JEE से लेके TG2 तक सब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे हैं, तब जाके ये बातें बोल रहा हूँ आप लोगों से, याद रखिए। तो इसीलिए सब लेक्चर्स आप देखिए बहुत कंसेप्चुअल और हर चीज़ लिंक करा के मैं आप लोगों को बताऊँगा। CIL में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था और CIL के क्वेश्चन में ये चीज़ आपको पूछी गई थी, वहाँ पर 1 मेगा ओम ही दिया था ऑप्शन में, ठीक है, वेट कंडीशन वो ड्राई कंडीशन के लिए। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग स्क्रीन पर देखिए। दी गए विकल्पों में से किस पदार्थ में उच्च विद्युत प्रतिरोध होता है। अब देखिए जाहिर सी बात है, मैंने आप लोगों को बोला है मैग्नीज, चांदी और जिंक ये सब चालक हैं, ठीक है। बात ये नहीं हो रही कि ये कितने अच्छे चालक हैं, बात हो रही है कि सबसे ज़्यादा उच्च प्रतिरोध किसका है, और वो होगा एक कुचालक का ही, मतलब इंसुलेटर इज हैविंग अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, ये हम सबको पता है, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, तो इसमें अब्रक क्या हो जाएगा, एक इंसुलेटर रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, डी। क्लियर है इतना बात, अब्रक क्या हो जाएगा, इंसुलेटर रेजिस्टेंस, इंसुलेटर इसका इंसुलेशन इसका हाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अच्छा, मैं एक चीज़ थोड़ा सा गलत बता गया, ये एस्बेस्टॉस नहीं है, माइका होता है, अब्रक माने माइका होता है, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा गलत बता गया, ये वहाँ गलती से बोल गया, अब माइका होता है, ठीक है, अब्रक मतलब। चलिए ये तो बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है, आप लोग जानते हैं, इसके वो बनते हैं, इंसुलेटर बनते हैं उसमें ट्रांसमिशन लाइन में लगते हैं इंसुलेटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन चलते हैं आगे अपने, कितना हो गया, 23 हो गया ना। चलिए आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं अपने 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। विद्युत सामग्री के उस गुण को क्या कहते हैं जिसके कारण उसमें से धारा करंट प्रवाहित होती है, ठीक है। तो विद्युत सामग्री के उस गुण को क्या कहते हैं जिसकी वजह से धारा प्रवाहित होती है, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। देखिए धारा जिसकी वजह से रुकती है, करंट जिसकी वजह से रुकता है वो रेजिस्टेंस, और करंट जिसकी वजह से चलता है वो कंडक्टेंस। मतलब करंट या इलेक्ट्रॉन कितना चल रहे हैं, ये क्या है, करंट या इलेक्ट्रॉन कितना चल रहे हैं, ये बात कौन बताता है, चालकता बताती है, कंडक्टेंस बताती है, याद रखिए, ठीक है। तो करंट कितना चल रहा है, धारा कितनी चल रही है, ये बात कंडक्टेंस बताती है। आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिल्ली इज़ द राइट आंसर, दिल्ली इज़ द राइट आंसर। 25 बात करते हैं 25 की। चलिए कौन सी डिवाइस है, देखिए बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये, है कौन सी डिवाइस है जो फिक्स्ड, याद रखिए फिक्स्ड क्या पूछ रही है, फिक्स्ड एसी को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करती है विदा फ्रीक्वेंसी के। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो फिक्स्ड एसी लेती है, फिक्स्ड एसी लेती है और वेरिएबल एसी में कन्वर्ट कर देती है। वेरिएबल माने बदलते हुए वोल्टेज की, वेरिएबल एसी में कन्वर्ट कर देती है। फिक्स्ड एसी मान लो 10 वोल्ट ले ली, और वेरिएबल एसी मान लो मर्जी है उसकी, वो 8 वोल्ट भी कर सकती है, कम भी कर सकती है,
और 18 वोल्ट भी कर सकती है। एक एग्जाम्पल लिया है, मतलब कम ज़्यादा वोल्टेज कर सकती है, वेरिएबल वोल्टेज प्राप्त करेंगे यहाँ पे, पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी? कांस्टेंट। याद रखिए, याद रखिए, ऐसी डिवाइस का नाम होता है एसी वोल्टेज कंट्रोलर। याद रखिए कौन सी होती है? एसी वोल्टेज कंट्रोलर होती हैं। ये सब किससे बनती हैं? एससीआर से बनती हैं, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर से बनती हैं। ये क्या है? ये अपनी आप में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बड़े ही ध्यान से समझना पड़ेगा आप लोगों को। ये अपनी आप में एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ऐसी एक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए क्वेश्चन आता है, साइक्लो कन्वर्टर। साइक्लो कन्वर्टर क्या करती है? फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की एसी लेती है और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की एसी में बदल देती है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की एसी में बदल देती है। मतलब क्या है? ये एक एसी लेगी, मान लो 10 वोल्ट की ले ली, है ना, आउटपुट में भी 10 वोल्ट दे देगी, पर क्या चेंज कर देगी? उसकी फ्रीक्वेंसी। मान लो ये 50 हर्ट्ज की है, तो आपकी मर्जी है, आप इसे 25 हर्ट्ज की भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है इसकी 75 हर्ट्ज की भी ले सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर या स्टेप अप। आप कितनी भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। साइक्लो कन्वर्टर भी किसके बने होते हैं? एससीआर के बने होते हैं, याद रखिए। क्लियर है? एक और क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, चॉपर को लेके आ जाता है। बिहार के पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चॉपर क्या करता है? फिक्स्ड डीसी लेता है, मतलब फिक्स्ड 5 वोल्ट डीसी मान लो ले ली, और वेरिएबल डीसी देता है। वेरिएबल डीसी देता है मतलब आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। वही चीज़ 2 वोल्ट भी कर सकते हो, 20 वोल्ट भी कर सकते हो, डिपेंडिंग कि भैया स्टेप डाउन स्टेप डाउन चॉपर है या स्टेप अप चॉपर है। ये बात बड़ा ही ध्यान से समझना। स्टेप अप चॉपर होगा, नाम से पता चल रहा है वोल्टेज बढ़ा के देगा। स्टेप डाउन चॉपर होगा, नाम से पता चल रहा है वोल्टेज कम करके देगा। क्लियर है इतना पॉइंट? अच्छा, इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन क्या हुआ? इसका ऑप्शन हुआ डी। डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है। देखिए ये सब चीज़ें आप लोग उतारते चली जाइए, ठीक है, उतारते चले जाइए। जो क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है उससे आप उतारते चले जाइए अपने कॉपी में। कुछ भी चीज़ आपको डिटेलिंग की लग रही है तो अच्छे से पेपर पे आप उतार लीजिए। इंपॉर्टेंट जहाँ पर लिखते हो वहाँ पे सब वैसी चीज़ें लिख लो जो पेपर के लास्ट टाइम पे आप लोग रिवाइज करोगे, याद रखिए, ठीक है, इतना पॉइंट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मच लोड इंक्रीज ड्यू टू, ओहो क्या, देखिए 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 कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है यार। कह रहा है कि हाउ मच लोड इंक्रीज ड्यू टू फ्यूचर मॉडिफिकेशन, आप लोग देख सकते हैं, शुड बी प्रोविनाइज्ड इनटू द डिजाइन ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखिए ध्यान से, वो क्या कह रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को जब हम डिजाइन करते हैं तो उसको किस तरीके से डिजाइन करना चाहिए कि उस पर अगर लोड बढ़े तो कितने प्रतिशत लोड तक बढ़ने पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर उतने प्रतिशत लोड बढ़ा देंगे तो दिक्कत नहीं होगी, वो सर्किट जलेगा नहीं। तो रूल के हिसाब से 20% लोड तक बढ़ाने तक की गुंजाइश रहनी चाहिए किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो राइट आंसर इज द बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे इज द राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओहो, न्यूट्रल वायर के लिए पूछ रहा है, स्टार कनेक्शन। देखिए सब जानते हैं स्टार में न्यूट्रल वायर होता है, ठीक है, जबकि किसमें नहीं होता है? डेल्टा में न्यूट्रल होता ही नहीं है। तो ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ ये अपनी आप में बातें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को ये अपनी आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूट्रल वायर है, इसमें न्यूट्रल करंट जाता है। ये आर फेज में चला गया, मान लो आई आर करंट, ये वाई फेज में चला गया, ये वाई फेज में चला गया वाई करंट, और बी फेज में चला गया बी करंट, ठीक है, आई बी करंट। अब वो पूछ रहा है ये जो न्यूट्रल करंट है वो उसका मान क्या होता है। देखिए आइडियल कंडीशन में, ये पेपर में दोनों तरीके से पूछा जाता है। आइडियल कंडीशन में, आइडियल कंडीशन माने कि मतलब बिल्कुल मतलब आदर्श कंडीशन में आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी। क्लियर है इतना पॉइंट? ये जो करंट होती है, देखिए बॉम्बे इज द राइट आंसर, बॉम्बे इज द राइट आंसर, ठीक है, इसके बराबर होना चाहिए। और ये कुल मिला के होता है 0, किसमें? आइडियल कंडीशन में। मतलब जो न्यूट्रल करंट है वो इन तीनों के समेशन के बराबर होना चाहिए, और ये कितना होना चाहिए? आइडियल कंडीशन में 0। जाहिर सी बात है, आइडियल कंडीशन में 0। और प्रैक्टिकली कैसा होना चाहिए? प्रैक्टिकली कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए। प्रैक्टिकली याद रखिए, प्रैक्टिकली कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के सवाल, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग एक बेसिक इलेक्ट्रिकल में ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के सवाल करेंगे जो यूपीपीसीएल में आए हैं सारे शिफ्ट में।
चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, प्रतिरोधक क्षमता की एसआई यूनिट। अब देखिए सब लोग जानते हैं, तो गली का बच्चा भी जानता है, बॉम्बे इज द राइट आंसर। भाई प्रतिरोधक क्षमता मतलब कि रेजिस्टेंस को हम लोग किस में मेजर करते हैं, ओम में मेजर करते हैं। बहुत बहुत आसान सवाल है, बी इज द राइट आंसर। आप लोग देख सकते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, 4 ओम वाले 4 प्रतिरोधक समांतर जोड़े जाते हैं। मतलब 4 ओम के 4 प्रतिरोधक समांतर जोड़े जाते हैं। ये समांतर जोड़ रहे हैं, ये समांतर जोड़ रहे हैं, तो 4 ओम वाले समांतर जुड़ गए, 4 ओम वाले समांतर जुड़ गए। अब जब ये समांतर जुड़ गए तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस RT, टोटल रेजिस्टेंस जब 4 पैरेलल में है तो यहाँ क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, समान प्रतिरोध, मैं फिर से बोल रहा हूँ, समान प्रतिरोध पैरेलल में हो तो क्या फॉर्मूला बनता है, R/N, R/N, N मतलब नंबर ऑफ शाखा। तो एक रेजिस्टेंस कितना है 4 का, और नंबर ऑफ शाखा कितनी हुई 4। 1 ओम इज द राइट आंसर, 1 ओम इज द राइट आंसर, सी इज द ऑप्शन। आप देखिए सी इज द राइट ऑप्शन। अगर हम बात करें तीसरे नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए बड़ा आसान सा सवाल है, मैथ जैसा सवाल है ये देखा जाए तो, इसमें इलेक्ट्रिकल जैसा कुछ भी नहीं है। बोल रहे हैं कि 1200 मीटर में 60 ओम प्रतिरोध है, तो 240 मीटर में कितना प्रतिरोध होगा। भाई इस तरीके से समझ लीजिए कि 1200 रुपये में 60 कोई चीज़ आ रही है तो 240 रुपये में कितनी आएगी, कुछ इसी तरीके से ही सवाल है ये। देखिए रेजिस्टेंस लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, इसीलिए हम इसको सवाल को ऐसे ही लेके समझेंगे। ठीक है, तो आप खुद सोचो 1200 मीटर में अगर 60 ओम है तो 240 में कमी होगा कुछ ना कुछ। भाई कोई चीज़ 1200 रुपये में 60 आ रही है तो 240 रुपये में तो 60 से भी कम आएगी। तो देखिए कम आएगी, इसका मतलब कुछ इस तरीके से इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 12 ओम, कितना हो गया 12 ओम इज द राइट आंसर, 12 ओम इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन कितना बैठा आपका, दिल्ली इज द राइट आंसर, थर्ड का डी। फोर्थ की बात हम लोग कर लेते हैं, फोर्थ की बात हम लोग कर लेते हैं, किस प्रकार का प्रतिरोधक वोल्टता पर निर्भर करता है। वेरिएस्टर, याद रखिए वेरिएस्टर, वेरिएस्टर एक इस तरीके का वोल्टेज, एक तरीके का वेरिएस्टर एक वो रेजिस्टेंस है, इट इज अ रेजिस्टेंस हुज रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन वोल्टेज। ये एक वह प्रतिरोध है जिसका रेजिस्टेंस वोल्टेज पर निर्भर करता है, जिसका रेजिस्टेंस वोल्टेज पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या है कि वह रेजिस्टेंस जिसका वोल्टेज, सॉरी जिसका रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करता है, वोल्टेज पर निर्भर करता है, वोल्टेज पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। बिल्कुल फैक्चुअल बात है। ये वेरिएस्टर एक ऐसा रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस वोल्टेज पर निर्भर करता है। आप समझेंगे इसके बारे में थोड़ा सा और। इसमें क्या होता है, वोल्टेज बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है, ठीक है, जबकि नॉर्मल कंडीशन में आमूमन वोल्टेज बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। इस कंडीशन को बोलते हैं लीनियर कंडीशन, रेखीय कंडीशन, जबकि इस कंडीशन को बोलते हैं नॉन लीनियर कंडीशन, अरेखीय कंडीशन। ठीक है, तो वेरिएस्टर कैसी कंडीशन शो करता है, अरेखीय कंडीशन शो करता है। ये पेपर में आपको पूछा जाता है। और क्या सवाल यहाँ से आते हैं, वेरिएस्टर को हम लोग, देखिए अब आप ऑप्शन में देखिए, एक ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देखेंगे एक LDR भी दिया हुआ है, ठीक है, सेंसेटर भी दिया हुआ है, थर्मिस्टर भी दिया हुआ है। थोड़ा सा इनके बारे में भी जाएंगे। देखिए वेरिएस्टर से आपसे एक सवाल और पेपर में पूछ लेते हैं कि किससे बनते हैं, तो कार्बोरंडम क्रिस्टल से बनते हैं। ये वेरिएस्टर किससे बनते हैं, कार्बोरंडम क्रिस्टल से बनते हैं, इससे बनते हैं ये रेजिस्टेंस। क्लियर है। दूसरा, इसको क्या और भी कहा जाता है, VDR भी कहा जाता है, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। क्या कहा जाता है, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर भी कहा जाता है, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, ये सब सवाल पेपर में ही आए हुए हैं, कभी किसी DMRC पेपर में पूछा है किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से पूछा। तो देखिए एक क्वेश्चन में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन कर लिए वेरिएस्टर के, तो आप लोगों का इसका आंसर क्या हुआ,
सी इज द राइट आंसर। किस प्रकार का प्रतिरोधक, तो वेरिएस्टर जो होता है वो करता है वोल्टेज पे निर्भर। क्लियर है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। मैं बात लेके चलता हूँ और पांचवें क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ आप लोगों को। चलिए स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे पांचवा क्वेश्चन। दो तारों का प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़ा होने पर 25 ओम है। मान लीजिए दो तार जुड़े हैं, ये तार एक है, ये तार दूसरा है। अब हमने इसे जोड़ दिया, मान लीजिए श्रृंखला में जुड़े होने पर 25 ओम है। तो श्रृंखला में जुड़े होने पर, सीरीज में जुड़े होने पर R1 प्लस R2 होता है टोटल रेजिस्टेंस, और उससे जोड़ने पर कितना है 25 ओम। ठीक है, और समांतर में जुड़े होने पर, ये समांतर में जुड़े हैं, अगर यही वायर दो समांतर में जुड़े हैं तो 6 ओम, तो 6 ओम है। तो समांतर में जुड़ने पर टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 R2 बाय R1 प्लस R2, यही होता है। अब आप देखिए बड़े ध्यान से, इसकी मात्रा कितनी देनी है, समांतर पर जुड़े होने पर 6। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन समझना पड़ेगा। ये 25 है, ये 6, ये दिया हुआ है, हमें नहीं मालूम, ये दिया हुआ है। अब आप देखिए R1 प्लस R2 का मान कितना है 25, ये वाली वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो R1 प्लस R2 इजिकल्स टू 6 इंटू 25 हो जाएगा। ये यहाँ पर कैंची हो जाएगी तो ये कितना बैठेगा 150, R1 R2 150। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये हो गई। ध्यान से समझना है, एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। अब हम क्या करेंगे, देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे, देखिए आप, मैं इसको अलग लिख देता हूँ। एक R1 प्लस R2 इजिकल्स टू 25 है, ठीक है, और एक R1 R2 इजिकल्स टू 150 है। तो जब ये दो इक्वेशन हो जाएंगी, इस बात को समझना है, ये जब दो इक्वेशन हो जाएंगी तो हम इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप लोग क्या करोगे, यहाँ से R1 की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, फिर इसको इसमें डालोगे, बहुत लंबा क्वेश्चन कर दोगे, बहुत ज़्यादा पेपर में छोड़ के आ जाओगे। नहीं करना है ऐसा, नहीं करना है ऐसा, नहीं करना है ऐसा। याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें ऑप्शन में चलना पड़ता है। ऑप्शन देखिए आप लोग, देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन उठा के देखिए, ऑप्शन ए को उठाइएगा। ए क्या है 10 और 20, तो देखो 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 25 आ रहा है क्या, नहीं। ऑप्शन में से वैल्यू उठा के यहाँ पे रखो, अगर इसका कोई आंसर है तो ऑप्शन में भी सेटिस्फाई करेगा। R1 R2 की बात करें, चलिए बॉम्बे ऑप्शन उठा के देखिए, बी ऑप्शन उठा के देखिए, 10 और 15 है, तो 10 और 15 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 25। भाई 10 और 15 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 25। ठीक है, R1 R2 को देखिए, अगर 10 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 150। इसका मतलब बॉम्बे ऑप्शन चूज हो रहा है, बॉम्बे ऑप्शन सही बैठ रहा है। आप सी लगा के देख लो, सी नहीं बैठेगा। 20 और 5, देखिए 20 और 5, इसे 20 मान लो, इसे 5 मान लो, 25 बैठ रहा है। पर देखिए नीचे फेल हो रही है ये कहानी, अगर इसे 20 मान लो, इसे 5 मान लो, तो ये तो 100 ही बैठेगा। इसका मतलब सी ऑप्शन गलत है। तो राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन। क्लियर है इतना पॉइंट। चलते हैं अपने छठवें क्वेश्चन पे। छठवां क्वेश्चन देखिए, मोटर का आ गया है इसमें, बट फिर भी हम लोग बात करके चल देते हैं कि सिंक्रोनस मोटर कैसी मोटर है। देखिए अब बड़ा ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। दो तरीके की मोटर, टू मोटर्स, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, खुद से चालू नहीं होती, अलग अलग मेथड इस्तेमाल करने पड़ते हैं, खुद से चालू नहीं होती दो मोटर। और वो दो मोटर कौन सी हैं, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर, मतलब 3 फेज तुल्यकाली मोटर, और दूसरी कौन सी है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज प्रेरक मोटर। ठीक है, ये दो मोटर ऐसी हैं जिनको भैया चालू करना पड़ता है, चालू होती नहीं है। ठीक है, अलग अलग मेथड इस्तेमाल करते हैं हम इसमें। क्लियर है इतनी बात। थोड़ा सा और है इसमें, हल्का सा बता देता हूँ। वैसे तो मोटर का सवाल है, बट फिर भी आ गया है तो बात कर ही लेते हैं हल्की सी। 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या चीज़ यूज होती है चालू करने के लिए, डैम्पर वाइंडिंग। डैम्पर वाइंडिंग चालू करने के लिए यूज होती है। ठीक है, डैम्पर वाइंडिंग को यूज किया जाता है चालू करने के लिए। और इसमें क्या यूज किया जाता है, कैपेसिटर को। कैपेसिटर को कहाँ लगाया जाता है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, सहायक वाइंडिंग में लगाया जाता है। इसमें पोनी मोटर भी यूज होती है, किसमें, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर में पोनी मोटर भी यूज की जाती है। और डैम्पर वाइंडिंग में क्या यूज किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। डैम्पर वाइंडिंग मतलब यूज की जाती है चालू करने के लिए, पोनी मोटर भी यूज की जाती है, और सिंगल फेज में कैपेसिटर यूज किया जाता है सहायक वाइंडिंग में लगाने के लिए। क्लियर है। चलते हैं, अब इसको आप उतार लीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, तापमान गुणांक पे। जो तापमान गुणांक के सवाल होंगे वो देखेंगे हम लोग। देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट को लेके हम लोग पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, और मैंने यहाँ पहले लिख दिया है ताकि आप लोगों को सहूलियत रहे।
देखिए पॉजिटिव तापमान गुणांक, टाइम आपका बचे, पॉजिटिव तापमान गुणांक या टेम्परेचर कोफिशिएंट की अगर हम लोग बात करें, तापमान गुणांक जिसे बोलते हैं, ठीक है, तापमान गुणांक जिसे बोलते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो तापमान गुणांक 3 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव तापमान गुणांक, नेगेटिव और जीरो तापमान गुणांक। देखिए पॉजिटिव तापमान गुणांक में तापमान बढ़ाएं अगर किसी पदार्थ का तो रेजिस्टेंस बढ़ता है उस पदार्थ का। मैंने क्या कहा, पॉजिटिव तापमान गुणांक वो पदार्थ होते हैं जिनमें तापमान बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। नेगेटिव तापमान गुणांक वो पदार्थ होते हैं जिनका तापमान बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है। और जीरो तापमान गुणांक, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, जीरो तापमान गुणांक या जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस समान रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियतांक रहता है। ठीक है, चालक की बात करें, चालक की बात करें तो वो पॉजिटिव तापमान गुणांक के ही होते हैं, श्रेणी में आते हैं। ठीक है, मतलब कंडक्टर की बात करें तो वो उनका पॉजिटिव तापमान गुणांक होता है। ठीक है, इंसुलेटर की बात करें और अर्धचालक की बात करें तो उनका नेगेटिव तापमान गुणांक होता है। और मैग्नीन कांस्टेंट की बात करें, ये अलग पदार्थ होते हैं, मिश्र धातु से बनते हैं। ठीक है, इनमें मिक्सिंग करते हैं हम लोग, है ना। तो जीरो तापमान गुणांक वो पदार्थ होते हैं जिनका क्या है, जीरो तापमान गुणांक वो पदार्थ होते हैं जिनका तापमान बढ़ाने पर रेजिस्टेंस समान रहता है, रेजिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं होता। एग्जांपल मैग्नीन कांस्टेंट। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। निम्न में से नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का कौन सा एग्जाम्पल है। देखिए नेगेटिव टेम्परेचर में कौन से आते हैं, इंसुलेटर और अर्धचालक। तो देख लो इसमें से कोई भी इंसुलेटर या अर्धचालक होगा वही होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए माइका, माइका, ओहो माइका, अरे वो वाला माइका नहीं जो तुम सोच रहे हो, अभ्रक जिसे बोलते हैं भाई, माइका अभ्रक जिसे बोलते हैं, हाँ वो वाला नहीं। तो माइका इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, क्योंकि माइका क्या है, एक कुचालक है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ताप उपकरण विद्युत धारा के डैश प्रभाव पर आधारित होता है। अब देखिए ध्यान से, वो बोल रहा है जो ताप उपकरण होते हैं, मतलब जो ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो हीटिंग इफेक्ट पे काम करती हैं। किस पे काम करती हैं, एक सेकंड रुकिए, हीटिंग इफेक्ट पे काम करती हैं, वो डिवाइसेस की वो बात कर रहा है। वो बोल रहा है कि किस प्रभाव पे, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, किस प्रभाव पे आधारित होती हैं। ऑप्शन चुंबकीय, ऊष्माएं। अब ध्यान से समझिए, वो उपकरण, वो हीटिंग डिवाइसेस किस पे काम करेंगी, जाहिर सी बात है हीटिंग इफेक्ट पे काम करेंगी। हीटिंग इफेक्ट मतलब I²RT, कितनी गर्मी पैदा हो रही है उस पर काम करती है, जाहिर सी बात है। तो सीधा आंसर हो जाएगा बॉम्बे इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। कांच में प्रतिरोध का डैश तापमान गुणांक होता है। आप देखिए कांच किस श्रेणी में आ रहा है, इंसुलेटर में आ रहा है कांच, तो कांच का कैसा होगा, नेगेटिव तापमान गुणांक होगा, तो ऋणात्मक, सी इज द राइट आंसर, नेगेटिव तापमान गुणांक होगा, ऋणात्मक। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। उच्च तापमान पर प्रतिरोध में वृद्धि दिखाने वाले पदार्थ में डैश होता है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उच्च तापमान पर प्रतिरोध बढ़ाने, उच्च तापमान पर प्रतिरोध बढ़ाने वाले पदार्थ में क्या, देखिए स्क्रीन पर आप लोग देखिए, मैं अपनी स्क्रीन पर देख रहा हूं, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखिए, वृद्धि दिखाने वाले पदार्थ डैश होते हैं। अब देखिए ध्यान से समझना, तापमान बढ़ा के रेजिस्टेंस बढ़ाने वाले कौन सी श्रेणी में आ गए, पॉजिटिव में आ गए। ठीक है, तो कौन सा आंसर है, डी इज द राइट आंसर, पॉजिटिव में आ गए। वो तापमान बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़े, वो कौन सी श्रेणी में आ गए, धनात्मक, पॉजिटिव तापमान गुणांक में आ गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन देखिए। विद्युत पदार्थ के तापमान बढ़ने पर, विद्युत पदार्थ के तापमान बढ़ने पर, पहला देखते हैं, 4 स्टेटमेंट दिए हैं उसने क्वेश्चन में, 4 स्टेटमेंट दिए जिसमें देखना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। ध्यान से समझिए इस चीज को। अभ्रक का प्रतिरोध घटता है। अब देखिए तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, इसका मतलब वो इंसुलेटर होना चाहिए और अभ्रक इंसुलेटर है, इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। वो बोल रहा है क्वेश्चन में तापमान बढ़ाने पर, अब पहला स्टेटमेंट उठा लेते हैं, अभ्रक का प्रतिरोध घटता है। हाँ ये सच्चाई है, तापमान बढ़ाने पर अभ्रक माइका का प्रतिरोध बढ़ेगा, वो सॉरी घटता है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, प्रतिरोध घटता है, तो तापमान बढ़ाने पे प्रतिरोध किसका घटता है, नेगेटिव तापमान गुणांक का ही घटता है। बॉम्बे देख लेते हैं, बॉम्बे क्या सही बैठ रहा है, देखते हैं बॉम्बे वाला ऑप्शन देखते हैं। तांबा विद्युत का बेहतर संचालन करता है। भाई तापमान बढ़ाने पे तांबे में क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि तांबा आएगा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में। तो क्या दूसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला ही स्टेटमेंट सही है, याद रखिए।
कि अभ्रक का प्रतिरोध घटता है। आप लोग लिख लीजिए इसे। अगला हम टॉपिक करते हैं कलर कोडिंग का। जितने भी सवाल आए थे कलर कोडिंग के, चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं कलर कोडिंग से और देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। चलिए, एक अवरोधक पर चांदी वाली पट्टी के लिए सहनशीलता टॉलरेंस क्या होती है? ठीक है, तो देखिए टॉलरेंस के लिए 3 कलर हम लोग लेते हैं। नो कलर, अगर कोई कलर नहीं दिया है तो टॉलरेंस पूछता है। फिर पूछता है आपका गोल्ड के लिए, फिर आपको पूछता है सिल्वर के लिए। तो गोल्ड के लिए ±5%, सिल्वर के लिए ±10% और नो कलर के लिए ±20%। ठीक है, ये आपके टॉलरेंस होती है, सहनशीलता होती है। ठीक है, अब आप देखिए सी इज़ द राइट आंसर। पहले का सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि उसने किसका पूछा है? चांदी वाली पट्टी का पूछा है। चांदी माने सिल्वर और सिल्वर माने 10%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक कार्बन प्रतिरोधक पे रंग का कोड इस प्रकार है। अब देखिए रंग का कोड हम लोग लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। चलिए बीबी रॉय, आप लोगों को मालूम है इसे याद करने की ट्रिक होती है। बीबी रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ, मतलब बड़ा ही सिंपल है। बीबी रॉय मतलब ब्लैक है, ये ब्राउन है, दुनिया अंधकार से शुरू होती है तो ये भी अंधकार से ही शुरू होता है। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, बेबाक अदाएं ब्लू। चलिए ग्रे, वाइट। चलिए 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इस तरीके से रहता है। अब आप लोगों को मालूम है सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं क्या है? पहले लाल, पीला, भूरा, मतलब रेड, येलो, ब्राउन और क्या है? सिल्वर। लास्ट में सिल्वर है। अब बड़े ही ध्यान से यहाँ पे समझेंगे हम लोग कि किस तरीके से सिल्वर क्या है। सिल्वर का सबसे लास्ट वाली पट्टी का टॉलरेंस लिखते हैं तो सिल्वर हो गया ±10%। फिर लिखते हैं मल्टीप्लायर गुणांक। गुणांक ब्राउन का गुणांक क्या आएगा? 10 की पावर 1, जो डिजिट होती है वही 10 की पावर में लगती है कि नहीं लगती है? ध्यान से देखिए। येलो की अगर हम लोग बात करें, येलो 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 रेडी फेलो, क्या आएगा? डिजिट 4। और रेड का क्या आएगा? डिजिट। तो ये कितना आ गया? 240 ओम ±10%। अब आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए देखिए। ये ऑप्शन हमारी तरफ से टाइप नहीं है, मतलब मिस्टेक नहीं है। हमने मैं जानबूझ के आप लोगों के लिए एज इट इज लेके आया हूं ताकि आप लोग दिमाग अपना पेपर के लिए तैयार करें कि किस तरीके से पेपर में ऑप्शन को भी आपको कभी कभी कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। नो डाउट ये ऑप्शन रॉन्ग दिया है, आंसर ये है 240। पर आप देखिए बाकी के ऑप्शन कहीं से भी मैच कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो आपको याद रखिए आंसर क्या लगाना है? आंसर ए लगाना है। अब आप एक चीज देखिए, यही सेम क्वेश्चन दूसरी शिफ्टों में पूछा गया है, मतलब ये एक शिफ्ट में भी पूछा गया सेम क्वेश्चन और दूसरी शिफ्ट में भी पूछा गया एज इट इज। ऑप्शन टेढ़े मेढ़े कर दिए थे, मतलब आगे पीछे कर दिए थे। तो ये देखिए किस तरीके से आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट होता है कि नहीं, है ना? तो देखिए कॉमन सेंस देखिए, कोई और ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ए इज द राइट आंसर। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं और तीसरा नंबर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है? रंग कोडित प्रतिरोध पर सोने की पट्टी द्वारा सहनशीलता। अब सोने की पट्टी द्वारा बोल रहा है, मतलब गोल्ड की बोल रहा है। गोल्ड की सहनशीलता कितनी है? 5%। ए इज द राइट आंसर। चौथा है लाल, पीला, भूरा और सुनहरा। लाल, पीला और क्या है? भूरा मतलब ब्राउन और सुनहरा मतलब गोल्ड। क्लियर है इतनी बात? अब ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा? लास्ट वाली पट्टी, लास्ट वाली पट्टी क्या रहेगी? हमेशा गोल्ड, हमेशा सहनशीलता की रहेगी, टॉलरेंस की रहेगी। तो गोल्ड क्या है? 5%। अब देखिए रेड, येलो, ब्राउन सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 240 ओम। अब देखिए ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन मैच कर रहा है और एज इट इज पेपर में दिया था ऑप्शन। आप समझिए मैं जानबूझ के लेके आया हूं क्योंकि पेपर में एज इट इज ये ऑप्शंस दिए थे ऐसे के ऐसे। अब ये ऑप्शंस किस तरीके से आपको समझदारी से लगाने पड़ेंगे वहां पे ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। चलिए बहुत प्यारे क्वेश्चन है, सब करके जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है कि रेड 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 ब्लू सिल्वर। मैंने फिर से कहा लास्ट वाली पट्टी क्या बताती है? टॉलरेंस, सहनशीलता। सिल्वर
10% प्लस माइनस 10%। ब्लू, ब्लू पट्टी से पहले, सहनशीलता वाली टॉलरेंस वाली पट्टी से पहले हमेशा क्या आएगा, गुणांक। ब्लू का गुणांक क्या है, 10 की पावर 6 गुणांक है, इसीलिए मल्टीप्लाई में लिखेंगे। और बाकी रेड का क्या आएगा, डिजिट। रेड की डिजिट कितनी हुई, 2 क्योंकि दो, रेड की डिजिट 2 है, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया आपका, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, 22,000। देखिए 6 जीरो लगेंगे, ओम प्लस माइनस 10%। तो ए इज द राइट आंसर, ध्यान से देखिए। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मतलब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। ग्रीन, ब्लू, येलो, गोल्ड। अब देखिए गोल्ड वाली पट्टी क्या होगी, सहनशीलता होगी, टॉलरेंस होगी, मतलब सहनशीलता होगी गोल्ड वाली पट्टी। तो गोल्ड वाली पट्टी की सहनशीलता कितनी आ गई, प्लस माइनस 5%। उससे पहले टॉलरेंस से पहले क्या आता है, मल्टीप्लायर। तो 10 की पावर 4 येलो का मल्टीप्लायर बनेगा, क्योंकि डिजिट इसकी 4 होती है तो 10 की पावर में वही लग जाएगा। और ब्लू और ग्रीन की डिजिट, ब्लू की डिजिट 6 और ग्रीन की डिजिट 5, तो 56 इंटू 4 0 प्लस माइनस 5%, ये है, याद रखिए ओम। क्लियर है इतना पॉइंट। तो ये आपका बॉम्बे इज द राइट आंसर, बॉम्बे इज द राइट आंसर। 4 0 वाला कभी गलत मत लगाया ना, ठीक है। अब हम चलते हैं केवीएल केसीएल के सवाल पे जो पूछा गया था इसी यूपीपीसीएल पेपर में। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। केवीएल केसीएल के सवाल हम लोग करेंगे जितने यूपीपीसीएल 2019 में आए हैं। अब वो देख लेते हैं क्या है। केवीएल केसीएल के लिए देखिए पहला नियम अगर हम बात करें, मतलब पहला क्वेश्चन सॉरी, कौन नियम बताता है कि किसी जंक्शन पर करंटों के संगमन का बीजगणितीय योग 0 होता है। कौन सा रूल बताता है। अब देखिए किरचॉफ ने दो रूल दिए थे, किरचॉफ ने अपने 2 रूल दिए थे, फर्स्ट रूल और सेकंड रूल। जाहिर सी बात है 2 रूल दिए हैं, मैं अभी आपको बता ही रहा हूं। अब इसमें याद रखिए, इसमें पहला रूल क्या था, केसीएल किरचॉफ का करंट लॉ, और दूसरा रूल था केवीएल किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। ध्यान से समझना इस बात को। केसीएल और केवीएल की अगर हम लोग बात करें, केसीएल और केवीएल की हम लोग बात करें तो देखिए केसीएल और केवीएल की अगर हम लोग बात करें तो केसीएल में क्या है और केवीएल में क्या है। केसीएल कहता है कि किसी नोड पर आने वाली और जाने वाली धारा का मान बराबर होता है। किसी नोड पर आने वाली और जाने वाली धारा का मान बराबर होता है, मतलब जो धारा आ रही हैं I1 इजिकल्स टू I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5, आने वाली और जाने वाली धारा का मान समान रहता है। या फिर क्या कहता है केसीएल, या फिर ये कहता है दूसरा स्टेटमेंट कि किसी नोड पे या किसी जंक्शन पर जो करंट का बीजगणितीय योग है या एल्जेब्रिक सम है, दैट विल बी द जीरो। मतलब एट एनी नोड और जंक्शन द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट विल बी जीरो, मतलब एल्जेब्रिक सम जीरो होगा किसी भी नोड या जंक्शन पर, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से दर्शाते हैं, इस तरीके से दर्शाते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, मैं बात करता हूं सी इज द राइट आंसर। मतलब पहले का क्या है, सी इज द राइट आंसर। आप देख रहे होंगे सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखिए किस नियम के अनुसार प्रत्येक बंद परिपथ में सभी वोल्टता पाथ का योग 0 के बराबर होता है। अब देखिए सेकंड नियम को भी समझ लेते हैं। सेकंड नियम क्या कहता है, सेकंड नियम कहता है कि कोई भी बंद सर्किट है, बंद सर्किट में मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस लगे हैं और ये वोल्टेज बैटरी लगी है, तो देखिए ये तो बैटरी क्या करेगी, सप्लाई प्रदान करेगी, और रेजिस्टेंस क्या करेंगे, ड्रॉप करवाएंगे, मतलब खपत करेंगे। अब बड़े ही ध्यान से इस बात को समझना, ये सप्लाई देगी, ये खपत करेंगे, ये पिताजी हैं, ये आप हो बच्चे, खर्चा करोगे और ये देंगे। तो इन्होंने क्या कहा, सेकंड रूल में क्या कहा, केवीएल में खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, मतलब जितना ये सप्लाई करेगा ये सब यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। ये तो सच्चाई भी है। तो कहने का मतलब ये है, बड़ी आसान भाषा में बात करें तो जो सप्लाई, जितना वोल्टेज सप्लाई देंगे उतना वोल्टेज ड्रॉप भी हो जाएगा इन रजिस्टर में और कुछ नहीं बचेगा लास्ट में। ऐसा किरचॉफ ने अपने वोल्टेज लॉ में कहा था। अब इस बात को थोड़ा और टेक्निकली कह देते हैं, जितना वोल्टेज सप्लाई होगा
वही बराबर होगा वोल्टेज ड्रॉप के भी पूरे सर्किट में। जितने भी वोल्टेज ड्रॉप होंगे उन सब के बराबर होगा सर्किट में, याद रखिएगा। क्लियर है इतना पॉइंट। अब देखिए बात करते हैं, ये इस लॉ को क्या कहते हैं, ये बात किस में कही गई थी, किरचॉफ के वोल्टेता लॉ में, मतलब बॉम्बे इज द राइट आंसर। हाँ देखिए ऑप्शन देख लीजिए, बॉम्बे इज द राइट आंसर। ठीक है, आप लोग ऑप्शन देखिए, बॉम्बे इज द राइट आंसर, स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, तो किसके बराबर होता है, बॉम्बे इज द राइट आंसर। अगर हम इस चीज को दूसरे तरीके से भी समझें तो ये क्या भी समझ सकते हैं कि एल्जेब्रिक सम इन द क्लोज्ड पाथ ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, मतलब ऑफ वोल्टेजेस इज जीरो, मतलब सभी वोल्टेज का क्लोज्ड सर्किट में, क्लोज्ड सर्किट में, एक बंद परिपथ में क्या जीरो होना है, क्या जीरो होना है, क्या जीरो होना है, वोल्टेज, सभी वोल्टेज का क्लोज्ड सर्किट में एल्जेब्रिक सम जीरो होना है। एल्जेब्रिक सम क्या होना है, जीरो होना है, याद रखिए। तो सभी द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इन द क्लोज्ड सर्किट इज ऑलवेज बी जीरो, तो बी इज द राइट आंसर। वोल्टेता पाथ का योग, एल्जेब्रिक योग शून्य होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। एक बंद परिपथ में IR वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणित योग संकेत मुख्य रूप से डैश पर निर्भर करता है। चलिए वो कह रहा है कि कोई भी वोल्टेज ड्रॉप जो IR वोल्टेज ड्रॉप होता है वो किस पर निर्भर करता है, करंट की मात्रा पर। जितना ज्यादा करंट की मात्रा बढ़ेगी उतना ज्यादा I इंटू आर का ड्रॉप बढ़ेगा, वोल्टेज का ड्रॉप बढ़ेगा I इंटू आर का। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, कौन सा ऑप्शन हुआ, बॉम्बे इज द राइट आंसर। धारा के प्रवाह की दिशा, नहीं सॉरी, सी इज द राइट आंसर। प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा, देख रहे हैं आप, प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा। तो जितना ज्यादा धारा की मात्रा बढ़ेगी I बढ़ेगा, उतना ही I इंटू आर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, वर्क, पावर, एनर्जी और हीट के क्वेश्चंस करते हैं। क्लियर है, चलिए चलते हैं। चलिए वर्क, पावर, एनर्जी और हीट के जो क्वेश्चंस हैं यूपीपीसीएल वाले सारे हम लोग करते हैं, और ध्यान से देखिए आप लोग कि किस तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, किसी एसी सर्किट में प्रतिक्रियाशील पावर शक्ति द्वारा डैश द्वारा दिया जाता है, मतलब वो पूछ रहा है रिएक्टिव पावर डैश द्वारा दिया जाता है। देखिए किसी भी एसी पावर को अगर मैं बात करूं, उसको हम टोटल पावर की अगर हम बात करें, किसी भी एसी टोटल पावर की बात करें तो एपरेंट पावर उसे बोलते हैं, एपरेंट पावर उसे बोलते हैं आभासी शक्ति। क्या बोलते हैं, एपरेंट पावर, आभासी शक्ति। ठीक है, आभासी शक्ति पावर बोलते हैं। ठीक है, ये दो पावरों से मिलकर बनी हुई होती है, एक P एक्टिव पावर या ट्रू पावर या रियल पावर इसको बोलते हैं, और Q बोलते हैं रिएक्टिव पावर, काल्पनिक शक्ति को, इमेजिनरी पावर भी बोलते हैं इसे, इमेजिनरी पावर, काल्पनिक शक्ति भी बोलते हैं। क्लियर है। अब जो हमारी टोटल पावर होती है उसे S से दर्शाते हैं, फॉर्मूला होता है S=VI, तो यूनिट बन जाती है VA, वोल्ट एम्पियर। ट्रू शक्ति जिसको हम बात करेंगे, इसको हम फॉर्मूले से देते हैं VI cos phi से, और Q को हम देते हैं VI sin phi से, याद रखिएगा। Q को हम लोग देते हैं VI sin phi से, और P को हम देते हैं एक्टिव पावर से। अब देखिए बात करेंगे Q और P की, इसकी यूनिट क्या होगी, वॉट, और इसकी यूनिट क्या होगी, वार, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव इसकी यूनिट होगी, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव इसकी यूनिट होगी। ठीक है, तो अब आप देखिए ये इसकी यूनिट है, ये वाट यूनिट है। वो पूछ रहा है कि रिएक्टिव पावर डैश द्वारा दी जाती है, तो रिएक्टिव पावर VI cos sin phi से दी जाती है। इसका मतलब बॉम्बे इज द राइट आंसर, पहले का बॉम्बे इज द राइट आंसर। बात करते हैं दूसरे की, किसी सजावटी, देखिए आप लोग पढ़ सकते हैं, किसी सजावटी श्रृंखला वाली प्रकाश की व्यवस्था के लिए 6 वोल्ट वाले कितने बल्ब 240 वोल्ट आपूर्ति से जोड़े जा सकते हैं। अब देखिए बड़े ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ ना करके यहाँ करा देता हूँ। वो बोल रहा है ऐसे कितने बल्ब, मान लीजिए एक बल्ब लगाया, दो बल्ब लगाया, n बल्ब लगा दिए, अगर हम 240 वोल्ट दें तो कितने बल्ब लग जाएंगे, जबकि एक बल्ब 6 वोल्ट खाता है। मैंने आपको क्या कही थी KVL में, KVL अभी बताया था आप लोगों को, KVL में मैंने क्या कहा था कि KVL में मैंने आप लोगों को ये कहा था कि
खालियात आए थे खालियात जाएंगे, मतलब जितनी सप्लाई किसी सर्किट में वोल्ट की हम देते हैं वही सब खपत होते हैं। इसका मतलब 240 वोल्ट हमने दिया तो मतलब पूरे के पूरे खपत होंगे। आप ऐसे समझिए कि आप घर से 240 रुपये लेके निकले हैं तो आप 240 का ही सामान लेके आ पाएंगे। अगर एक सामान 6 रुपये का है तो कितने सामान लेके आ जाएंगे? 240 बाय 6 तो कितना हो गया ये बताइए आप? 40, मतलब 40 बल्ब लग सकते हैं। ऐसे समझ लीजिए 6 बल्ब खरीदने गए, सॉरी 6 रुपये का एक बल्ब है तो कितने बल्ब खरीद पाएंगे? 40 बल्ब खरीद पाएंगे। मतलब 6 वोल्ट एक खाता है, एक बल्ब खाता है, तो सब कितने 40 मिला के 40 बल्ब मिला के 240 वोल्ट खा लेंगे। तो इस तरीके से सवाल हमें करने होते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, हॉर्स पावर को लेके है। देखिए एक हॉर्स पावर 746 वॉट भी होता है और एक हॉर्स पावर 735.5 वॉट भी होता है। आप लोगों को मैं बता दूं, पेपर में बड़े ही ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, क्वेश्चन में साफ लिखा है मैट्रिक या फिर ब्रिटिश। तो देखिए ब्रिटिश वाला ये होता है वैल्यू और मैट्रिक वाला वैल्यू ये होता है। तो याद रखिए पेपर में साफ पूछा होगा कि ब्रिटिश में बताना है या मैट्रिक में। चलिए तो ऑप्शन क्या बनेगा थर्ड का? अगर हम देखेंगे तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन नंबर देखें, एक थर्मोकपल उपकरण का मैं मिटा देता हूं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आप लोग ये ध्यान रख लीजिए, आगे सवाल इस पे बन सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं फोर्थ यहीं कर देता हूं, याद रखिए। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। थर्मोकपल क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए जब हम टू डिसिमिलर मेटल, मतलब दो अलग अलग धातु, मेटल 1 मेटल 2, दो अलग अलग धातु है, एक मेटल 1 है मेटल 2 है, कोई भी हो सकते हैं। वैसे तो कोई भी नहीं हो सकते हैं, इनका अपना पेयर आता है, जैसे कॉपर या रोडियम का ऐसा ही बन सकता है, वो बात करेंगे। जब दो अलग अलग धातु अलग अलग तापमान पर, ये टेम्परेचर 1 या टेम्परेचर 2, जब दो अलग अलग धातु अलग अलग तापमान पे होंगे तो जाहिर सी बात है एक हॉट होगा और एक कोल्ड होगा। मतलब आप समझिए अगर मैं और आपका तापमान अलग अलग है, मान लीजिए आप जिस रूम में बैठे हैं उसका तापमान और मैं जिस रूम में हूँ उसका अलग है, तो मैं आपके कंपैरिजन में गर्म भी हो सकता हूँ या ठंडा भी हो सकता हूँ। मतलब एक दूसरे के कंपैरिजन में एक ठंडा होगा और एक गर्म होगा, ये बात तय है। जब हम इसके छोर को जोड़ते हैं आपस में तो हम पाते हैं कि एक ईएमएफ पैदा हो गया है। बधाई हो, ईएमएफ हुआ है। तो समझिए व्हेन टू डिसिमिलर मेटल kept at different temperature if placed, then at the terminals EMF is induced। समझिए इसी पूरे अरेंजमेंट को कहते हैं थर्मोकपल, इसी को कहते हैं थर्मोकपल। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है, थर्मो माने टेम्परेचर और कपल माने कपल, तुम और वो कपल ही तो है। अब देखिए तो कहने का क्या है, जब दो अलग अलग धातु अलग अलग तापमान पर जोड़े जाते हैं तो उनके छोरों पर वोल्टेज उत्पन्न होता है। ये कोई बहुत ज़्यादा वोल्टेज नहीं होता है, माइक्रो वोल्ट होते हैं ये, खाली बहुत माइक्रो वोल्ट होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा वोल्टेज घर की लाइट ही जल जाएगी पूरी, नहीं ऐसा नहीं होता। इस पूरी डिवाइस को थर्मोकपल बोलते हैं। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, तापमान का अंतर हमने, मतलब तापमान का अंतर है, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस है, उसको हमने थर्मोकपल से पास कराया। ये थर्मोकपल है, थर्मोकपल से पास कराया, वो क्या बन गया? इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब बन गया। भाई ईएमएफ बन गया माने इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गया। ठीक है, और तापमान डिफरेंस क्या है? T1 और T2 का डिफरेंस जो है। अब बड़ा ही ध्यान से इस बात को समझिएगा, मतलब ये एक प्रकार का क्या हो गया? ट्रांसड्यूसर भी है। थर्मोकपल एक प्रकार का क्या है? ट्रांसड्यूसर भी है। थर्मोकपल एक प्रकार का क्या है? ट्रांसड्यूसर भी है। मतलब ट्रांसड्यूसर क्या करता है? एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में बदलता है। ट्रांसड्यूसर क्या करता है? एक एनर्जी को, एनर्जी 1 को दूसरी एनर्जी में बदलता है, एनर्जी 2 में बदलता है। याद रखिए एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी के रूप में बदलता है। ये है थर्मोकपल। ये क्या है? थर्मोकपल। अब ऑप्शन देखते हैं हम लोग, ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन में वो क्या कह रहा है, एक थर्मोकपल डैश पर काम करता है। अब ऑप्शन में एक बात बड़ी ध्यान से यहां पर सुनने वाली है, क्या है वो समझिएगा कि ये जो थर्मोकपल है ये जिस प्रिंसिपल पर काम करता है, जिस आधार पर काम करता है, उसे बोलते हैं
सीबेक इफेक्ट प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? सीबेक। सीबेक एक जनाब थे, उन्होंने इफेक्ट अपना प्रिंसिपल दिया था सीबेक इफेक्ट प्रिंसिपल पे। और सीबेक ने क्या कहा था कि जब ऐसा करोगे, दो टेम्परेचर अलग पर धातुओं को रखोगे और उनके छोर पर देखोगे तो वोल्टेज पैदा हो गया होगा अलग अलग धातु को, ऐसी बात सीबेक ने कही थी। तो अब ऑप्शन में तो सीबेक है ही नहीं, ऑप्शन में सीबेक नहीं है, इसीलिए क्या हो रहा है, अब गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपको इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे। अब यहां लगता है कॉमन सेंस। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखिए, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ध्यान से समझिए। ये कोई क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल किसका हो सकता है? क्वार्ट्ज का क्रिस्टल हो सकता है, रोशेलिस सॉल्ट का क्रिस्टल हो सकता है। रोशेलिस सॉल्ट एक तरीके का नमक है, उसके क्रिस्टल हो सकता है, दाना हो सकता है। जब हम इस क्रिस्टल पर मैकेनिकल दबाव मारते हैं, मैकेनिकल प्रेशर मारते हैं, यांत्रिक दबाव मारते हैं, मैकेनिकल प्रेशर मारते हैं, तब इसमें इसके छोर पर ईएमएफ उत्पन्न होता है। इसके छोर पर ईएमएफ उत्पन्न होता है, ध्यान रखिएगा। इसके छोर पे क्या उत्पन्न होता है? ईएमएफ उत्पन्न होता है। किसके? क्रिस्टल के छोर पे ईएमएफ उत्पन्न होता है। ये क्रिस्टल नेचुरली पाए जाते हैं, मतलब प्रकृति में ही पाए जाते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, रोशेलिस सॉल्ट। जैसे मान लो ये क्रिस्टल है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये क्रिस्टल है, इस पर हमने दबाव डाला तो इसके छोर पे वोल्टेज पैदा हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो रहा है, अगर देखा जाए तो इस क्रिस्टल को देखा जाए तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने इनपुट में क्या दिया? दबाव, प्रेशर दिया, यांत्रिक दिया, दबाव दिया, और वो कन्वर्ट किस में कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ईएमएफ में। इसका मतलब ये क्रिस्टल ऐसे क्रिस्टल हैं जो प्रेशर ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं। ये भी तो एक प्रकार के ट्रांसड्यूसर हुए। ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं? ऐसे डिवाइस, ऐसे उपकरण जो एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में करें। यहां भी ट्रांसड्यूसर है, ये भी ट्रांसड्यूसर है। दोनों में एक बात क्या कॉमन है? दोनों का आउटपुट इलेक्ट्रिकल है। और दोनों में एक और बात कॉमन है, दोनों की इनपुट क्या है? भौतिक क्वांटिटियां हैं। भौतिक माने फिजिकल क्वांटिटीज है, कोई इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी नहीं है। मतलब बिजली दे के बिजली नहीं ले रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा ही भौतिक क्वांटिटी दे के ही बिजली ले रहे हैं। चीज समझनी पड़ेगी। ये प्रिंसिपल को कहते हैं, इस प्रिंसिपल को कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है कि जब हम मैकेनिकल प्रेशर देंगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। और किन क्रिस्टल में होता है? इनमें होता है। याद रखिए, ये क्रिस्टल खुद किस में यूज होते हैं? माइक्रोफोन में यूज होते हैं। माइक्रोफोन में ये क्रिस्टल यूज होते हैं, जिसमें हम बोलते हैं ये माइक्रोफोन है, मैंने साउंड भेजी, साउंड से इसमें दबाव पड़ा, दबाव बना तो इसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपको भेज दिया, रिकॉर्ड हो रहा है। अब माइक्रोफोन में यूज होता है, वो बोलता है। माइक्रोफोन में कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूज होता है। कौन से क्रिस्टल यूज होते हैं? क्वार्ट्ज क्रिस्टल, रोशेलिस सॉल्ट यूज होते हैं। अब आइए अपने मेन सवाल पे देखते हैं। सवाल आपके सामने है, देखिए। अब पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव देखिए, ऑप्शन देखिए, प्रकाश प्रभाव, चुंबकीय और रासायनिक तो है ही नहीं है। इन दोनों में ही कॉमन है, और कॉमन क्या है? ये दोनों एक्टिव ट्रांसड्यूसर हैं। ये दोनों क्या हैं? एक्टिव ट्रांसड्यूसर हैं। ये दोनों एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर की फैमिली हैं, फैमिली के मेंबर है। मतलब एक्टिव ट्रांसड्यूसर वो ट्रांसड्यूसर हैं जो लेते तो भौतिक अवस्था हैं, भौतिक क्वांटिटियां हैं, और देते क्या हैं? ईएमएफ, इलेक्ट्रिकल देते हैं। मतलब लेते तो क्या है? कुछ भी नहीं, बस भौतिक क्वांटिटी देते हैं, और दे देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये दोनों उसी कैटेगरी में आते हैं। तो आंसर आपका क्या लगेगा? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। परंतु देखा जाए तो ये थर्मोकपल पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर काम नहीं करता, दोनों अलग अलग हैं। आपको बड़ी डिटेल में अच्छे से समझा चुका हूँ। क्लियर है इतना पॉइंट? ये क्लियर है आप लोगों को? एक बार लिख लीजिए, फिर बात करते हैं आगे। सी इज द राइट आंसर। अगर देखा जाए इस क्वेश्चन का सी इज द राइट आंसर, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हालात के हिसाब से वहां पर एक्ट करना है पेपर में। ठीक है, क्लियर है इतना पॉइंट? चलिए बात करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की। एक पंखा जिसका, मैं आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे, एक पंखा जिसका पावर फैक्टर कितना है? 0.75 पावर फैक्टर है, और वोल्ट कितना है? 230 वोल्ट ले रहा है, और करंट कितना ले रहा है? 350 mA। तो देखिए, वो पूछ रहा है पंखे द्वारा ली गई वास्तविक शक्ति। वास्तविक शक्ति माने एक्टिव पावर, VI cos फाई होता है। सिंपल क्वेश्चन है। वोल्टेज डालिए 230, करंट डालिए 350। देखिए गलती कहाँ होगी? देखिए -3 लगाना भूल जाते हैं लोग मिली का, और 0.75। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो D विल बी द राइट आंसर, 60.375 वॉट। क्लियर है?
आप लोग हमारी मोबाइल ऐप से ये पूरा का पूरा पेपर टॉपिक वाइज ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। क्लियर है इतना पॉइंट? ऑप्शन क्या बना इसका? ऑप्शन क्या बना 5th नंबर क्वेश्चन का? दिल्ली इज द राइट आंसर। 5वें का दिल्ली इज द राइट आंसर। ठीक है, बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। ऊष्मा का एसआई यूनिट पूछ रहा है, हीट की एसआई यूनिट पूछ रहा है। हीट की एसआई यूनिट भाई जूल होती है, याद रखिए एसआई यूनिट तो जूल होती है, पर और भी यूनिटें पूछ ली जाती हैं इसमें जो सीजीएस यूनिट होती हैं। कैलोरी सीजीएस यूनिट होती है, याद रखिए कैलोरी। एक कैलोरी में 4.18 जूल होता है या फिर 4.2 जूल होता है, कुछ बुक इसे 4.2 जूल भी कहती हैं। ठीक है, तो एक कैलोरी में 4.18 जूल होता है, ये कैलोरी सीजीएस यूनिट है। एक जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होता है। अर्ग क्या है? सीजीएस यूनिट है हीट की। तो ये पेपर में क्या पूछा है ध्यान से देखना, ऐसा यूनिट पूछिए तो जूल लगेगी, और कैलोरी या फिर अर्ग पूछिए तो सीजीएस यूनिट में आएंगे। ठीक है, एक जूल 10 की पावर 7 अर्ग होता है। चलिए 6वां क्वेश्चन था, 7वां क्वेश्चन करेंगे। फ्यूज तार से होकर गुजरने वाली द्वारा उत्पादित ऊष्मा अनुपातक है। देखिए फ्यूज तार की अगर मैं बात करूं, फ्यूज तार में गुजरकर होने वाली धारा द्वारा उत्पादित ऊष्मा डैश के अनुपात, तो पैदा होने वाली ऊष्मा, मतलब देखिए फ्यूज वायर काम करता है किस प्रिंसिपल पे, किस पे काम करता है? हीटिंग इफेक्ट या फिर जूल इफेक्ट पे काम करता है। जूल इफेक्ट पे काम करता है ये प्रिंसिपल, याद रखिए। फ्यूज जूल इफेक्ट पे काम करता है या हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, और वो क्या होता है? I²RT। मतलब अगर किसी सर्किट में फ्यूज लगा है तो वो पिघल जाता है और सर्किट को ओपन कर देता है। फ्यूज क्या करता है? सर्किट को ओपन करता है, सर्किट को ओपन कर देता है फ्यूज। तो फ्यूज क्या करता है? हीटिंग इफेक्ट, सर्किट को ओपन कर देता है, और ये किस पे काम करता है? हीटिंग इफेक्ट पे, जूल इफेक्ट पे। तो किसके अनुपातक है? I²RT। ए इज द राइट आंसर। 7 का ए इज द राइट आंसर। बात करें अगले क्वेश्चन की। इफ 220 वोल्ट रेटेड हीटर इज कनेक्टेड टू 1110 सप्लाई। चलिए, मतलब कहने का कोई एक बल्ब है, वो क्या कर रहा है? वो कोई एक बल्ब है, 220 वोल्ट का बल्ब है। मतलब आप ऐसे समझिए कि कोई एक बल्ब है, 220 वोल्ट का बल्ब है, और उसे दे कितना रहे हैं? 110 वोल्ट दे रहे हैं। तो वो बोल रहा है कि हीट प्रोड्यूस्ड विल बी, मतलब हीट जो पैदा होगी वो क्या होगी। अब आप ध्यान से समझना इस चीज को। हीट क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। देखिए हीट क्या है? एनर्जी, ऊर्जा है अपने आप में। और हीट क्या है? अगर ऊर्जा है तो ऊर्जा क्या होती है? पावर इनटू टाइम होती है। और अगर मैं बात करूं एनर्जी की, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर हुई, और पावर हम सब जानते हैं V²R होती है। गली का बच्चा भी जानता है भाई ये चीज कि V²R होती है पावर। अब आप इस चीज को समझिए कि पावर अगर V²R होती है तो कहीं ना कहीं एनर्जी सीधे का सीधा V² के प्रोपोर्शनल हो गई कि नहीं हो गई। यहां से हमें समझ में आता है एनर्जी V² के प्रोपोर्शनल हो गई। अब आप ध्यान से देखिए, हमने वोल्टेज आधे कर दिए। मतलब आप ऐसे समझिए, आप 220 किलो खाना खाते थे, अब 110 किलो खाना दे रहे हैं, मतलब खाना आधा कर दिया। 220 वोल्ट खाता था, 110 वोल्ट दे दिया, वोल्टेज आधा कर दिया, तो एनर्जी कितनी कम होगी? स्क्वायर टाइम्स कम होगी। मतलब आधे का स्क्वायर क्या होता है? 1/4। तो मतलब ऊर्जा कितनी कम हो जाएगी? 1/4 कम हो जाएगी। तो आंसर कौन सा हुआ? दिल्ली इज द राइट आंसर। दिल्ली इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली इज द राइट आंसर। 1 kWh इज इक्वल्स टू किसके बराबर है? ऑप्शन में देखिए जूल भी दिया है, वॉट भी दिया है। समझते हैं, खोलेंगे। देखिए इसको खोलना पड़ता है। किलो वॉट को खोलेंगे तो किलो में कितना होते हैं? वॉट 1000। तो ये 1000 वॉट आवर हो गया। भाई किलो को तो मैंने खोल दिया, अब यहां पर किलो को खोल दिया 10⁻³ से। ठीक है, मतलब कैसे किया? 1 × 10⁻³ वॉट आवर। किलो को मैंने खोल दिया 10⁻³ से। अब देखिए बड़े ही ध्यान से समझना इस चीज को। देखिए ध्यान से, ये 1000 वॉट आवर है। अब एक आवर में कितने सेकंड होते हैं? ये सबको मालूम है, 3600 सेकंड होते हैं। अब जब एक आवर में 3600 सेकंड होंगे तो इसको वॉट को तो यहां वॉट ही रहने दो, और आवर को क्या कर दो? सेकंड में खोल दो। तो 3600 सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा? 36 × 10⁵ वॉट सेकंड।
अब देखिए सब लोग जानते हैं वॉट सेकंड क्या होता है, जूल होता है, तो 36 × 10⁵ जूल इज द राइट आंसर। तो 1 किलोवाट आवर कितने के बराबर है, 36 × 5 जूल के बराबर है। अब ये बात क्या हमको मालूम नहीं है कि ये ऑप्शन में नहीं दी है, देखिए ऑप्शन में ये बात नहीं दी है, 3600 वॉट दिया है ऑप्शन में, बट ये 36 × 10⁵ जूल नहीं दिया है ऑप्शन में। क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल। हाय, कोई तो बताए इसका हल मेरे भाई। ऑप्शन में कैलोरी भी दिया हुआ है, देखिए किलो कैलोरी दिया है। अब एक बात समझिए, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि 4.18 जूल में 1 कैलोरी होता है, अभी हमने बात करी है। तो सीधा सा सवाल बन गया कि 36 × 10⁵ जूल में कितना कैलोरी होगा। अब 4.18 जूल में 1 कैलोरी है, इतने जूल में कितना कैलोरी होगा, निकालिए। तो देखिए ये लगभग आएगा 861 किलो कैलोरी, 861 किलो कैलोरी आएगा जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे। मैथ है, सिंपल मैथ है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख लेते हैं। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं भाई, बड़े ही अच्छे क्वेश्चन आए हैं। सारा पेपर सॉल्व करवा दूंगा मैं आप लोगों को, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको टॉपिक वाइज एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए और करवा के रहूंगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 1 न्यूटन मीटर इज सेम एज 1 न्यूटन मीटर। अब आप बड़े ही ध्यान से समझना, वर्क डन क्या होता है, कार्य क्या होता है, वर्क डन एक एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, और वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, बल इनटू विस्थापन। अब बल क्या है, न्यूटन, और फोर्स विस्थापन क्या है, मीटर। इसका मतलब वर्क डन 1 न्यूटन मीटर अगर हम बात करें, वर्क डन की दूसरी यूनिट क्या होती है, जूल भी होती है। ऊर्जा की वर्क डन क्या है, कार्य क्या है, एक एनर्जी है, ऊर्जा है। ऊर्जा की दूसरी यूनिट जूल भी होती है, और ऊर्जा की एक यूनिट न्यूटन मीटर भी हो गई। जब यहाँ ये 1 न्यूटन मीटर पूछ रहा है तो बात भी किसकी आ जाएगी, फिर 1 जूल की आ जाएगी, याद रखिए। जब यहाँ पर वो 1 न्यूटन मीटर पूछ रहा है तो ये बात भी किसके बराबर हो जाएगी, 1 जूल के बराबर हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या बनेगा 10th क्वेश्चन का, सी इज द राइट आंसर। अगर ये 5 न्यूटन मीटर होता तो 5 जूल हो जाता है, क्योंकि 1 न्यूटन मीटर 1 जूल के बराबर है। सिंपल कहानी है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग स्क्रीन पे। एक स्वचालित इस्त्री में तापमान समायोजन का स्वतः नियंत्रण देश द्वारा किया जाता है। मतलब देखिए तापमान समायोजन का स्वतः नियंत्रण। अब ध्यान से समझना, थर्मोस्टेट एक डिवाइस है, उपकरण है जो क्या करती है, टेम्परेचर कंट्रोल करने के काम आती है। किसमें, टेम्परेचर कंट्रोल करने के काम आती है, किसमें, इस्त्री में, प्रेस में, जो इलेक्ट्रिक प्रेस होती है जिससे हम आयरन कपड़े प्रेस करते हैं, उसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल के लिए जो लगाया जाता है वो थर्मोस्टेट लगाया जाता है। कुछ बच्चे पहली चीज तो इसे कंफ्यूज कर देते हैं थर्मोकपल से। भाई थर्मोकपल और थर्मोस्टेट में जमीन आसमान का अंतर है। अब देखिए ध्यान से, थर्मोस्टेट के लिए अगर हम बात करेंगे, ऑप्शन क्या बन रहा है आप लोगों का, ऑप्शन सी थर्मोस्टेट, क्योंकि थर्मोस्टेट ही वो डिवाइस है जो टेम्परेचर कंट्रोल करती है। थर्मोस्टेट एक प्रकार का सेंसर भी कहलाता है, याद रखिए इस चीज को, जो तापमान को क्या करता है, नियंत्रण करता है इलेक्ट्रिक आयरन में, प्रेस में। फ्रिज में भी याद रखिए, कई बार पूछते हैं कि तापमान कंट्रोल कौन करता है, थर्मोस्टेट करता है। थर्मोकपल की बात करें, कंफ्यूज मत होना, थर्मोकपल एक ट्रांसड्यूसर है जो एक प्रकार की ऊर्जा को एनर्जी 1 को एनर्जी 2 में करता है। मतलब एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में करता है। मैंने अभी बताया था थर्मोकपल के बारे में। थर्मोकपल क्या करता है, तापांतर, टेम्परेचर डिफरेंस को इलेक्ट्रिकल में कर देता है। अंतर है दोनों में, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार हम लोगों ने पूरा सोल्यूशन करा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर कर लीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सारा हम लोग टॉपिक वाइज सोल्यूशन कर लेंगे। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।